हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल पे चर्चा कर रहे थे और भारत में मिट्टी के प्रकार पे चर्चा कर रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, भारत को मिट्टी के क्षेत्र के रूप में 8 भागों में विभाजित किया गया था। जिसमें हम पिछली क्लास में जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात कर चुके हैं, काली मिट्टी के बारे में बात कर चुके हैं, लाल पीली मिट्टी के बारे में बात कर चुके हैं, लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात कर चुके हैं। यानी 4 प्रकार की मिट्टी के बारे में हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। अब इसके आगे आज हम चर्चा करेंगे पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी या अन्य प्रकार की मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जहाँ जल से संबंधित, नदियों से संबंधित था। काली मिट्टी दक्कन में ज्वालामुखी से उत्पन्न काली मिट्टी लावा पठार से संबंधित था। लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी भी उसे संबंधित था। अब पर्वतीय मिट्टी, पर्वत के ढलानों पर कोई भी प्रकार की जो मिट्टी है वो संस्तरों में डिवाइड होता है। संस्तर ए, संस्तर बी, संस्तर सी, संस्तर डी। सबसे विकसित मिट्टी होता है संस्तर ए यानी का, और सबसे नया मिट्टी होता है डी यानी घ, जो लेयर होता है पूरा। पर्वतीय मिट्टी जो है दलदली, पहाड़ी, कई प्रकार के स्थितियां, संरचनाएं देखी जाती हैं और पाई जाती हैं। यह मिट्टी पतली होती है। पतली क्यों होती है? पहाड़ पे ज़्यादातर संरचनाएं पठारों का होता है और जब उनका अपक्षय अपर्दन होता है तो एक पतली लेयर में मिट्टी पाई जाती है। ये पतली होता है, दलदली होता है, रंध्रयुक्त होता है। पहाड़ों की विशेषता यह होता है कि मिट्टी धीरे धीरे बनता है, ऊपर एक लेयर बन जाती है। अगर एक पतली लेयर को जिस तरह से सदर में या मैदानी एरिया में मिट्टी की खुदाई होती है, काफ़ी गहरे तक निकल आता है, ऐसा पर्वतों पे, पहाड़ों पे नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एक लेयर के बाद में फिर पत्थर निकलने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी नहीं पाई जाएगी। पहाड़ी ढालों पर तलहटी में ये छिद्रयुक्त होते हैं, छिद्रमय होते हैं, यानी बलुई मिट्टी और कम उपजाऊ सरसरी मिट्टी पाई जाती है। अब यदि पहाड़ों पे बड़े टुकड़े होंगे, जो पत्थर होंगे, जब उनका अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, घर्षण के द्वारा अपक्षय होगा, टूट फूट होगा, तो क्या निकलेगा? बड़े कर छोटे में हो जाएंगे, छोटे और छोटे में हो जाएंगे, और छोटे और छोटे में हो जाएंगे, यानी अंततः वो बालू में परिवर्तित हो जाएंगे, भुरभुरी बालू की भांति हो जाएंगे। जब भुरभुरी बालू की भांति हो जाएंगे तो मिट्टी को उपजाऊ होने के लिए, चिकनी मिट्टी बनने के लिए कई प्रकार के और पदार्थों की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और उनकी पत्तियां गिरती हैं, ह्यूमस होते हैं, तो ये सब भी मिट्टी को बनाने में योगदान देते हैं।
इसीलिए पर्वतीय मिट्टियाँ हल्की बलुई होती हैं और कम उपजाऊ होती हैं, परंतु ये ढाल युक्त होती हैं। चूना की अधिकता कम पाया जाता है, और जो कि पहले ही मैंने बताया कि यदि चूना की अधिकता कम होगा तो मिट्टी अम्लीय होगी, और अम्लीय मिट्टी होगी जैसे कि लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में चूना नहीं पाया जाता, तो जहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे चाय, काजू या तंबाकू, इस सब प्रकार की जो कृषि होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, ज़्यादा उपयुक्त होती है। पर्वतीय मिट्टी भी उन्हीं में से एक है। पर्वतीय मिट्टी भी ढाल युक्त होता है, और जब ढाल लिए होता है और पर्वत पे हवाएं चलती हैं तो टकरा करके संघनन प्रक्रिया बना के बारिश करवाती हैं। ढाल युक्त भूमि हो, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो, थोड़ा बहुत तापमान भी हो तो, और मिट्टी अम्लीय हो, तो ये किस फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त हो जाता है? ये चाय के फसल के लिए बेहतर हो जाता है। और यदि प्रकाश की व्यवस्था हो, थोड़े बहुत उर्वरक के या अन्य प्रकार के स्थानीय खाद आदि मिल जाए, तो वहाँ पर चावल आदि की खेती भी की जा सकती है। तो पर्वतीय मिट्टी में ये मिट्टी पतली होती है, दलदली। अब ये दलदली क्यों होता है? नदी के किनारे तो समझ में आता है, समुद्र के किनारे भी समझ में आता है, पर्वतीय मिट्टी में दलदली कैसे होगा? साथियों, कई बार पर्वत क्षेत्र इतने ऊंचाई पे होते हैं कि वहाँ पे ग्लेशियर बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही दिशा में पतली धारा में चलते हैं, वो जिधर ढाल पाते हैं उधर बहते हैं। और जब वहाँ से पानी निकलता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो फिर दलदल का आकार लेकर के ही चलते हैं। और पर्वतों पे अक्सर ऊंचाई पे बढ़ने पर तापमान कम होता है, और जब तापमान कम होगा तो वहाँ भी हल्की मिट्टी दलदली श्रेणी में आ जाती है। उतनी सूखी मिट्टी नहीं मिलेगी जितना कि मैदानों पर या सीधे जो प्रकाश या धूप पड़ता है वहाँ मिलेगा। रंध्र युक्त होते हैं। रंध्र युक्त मतलब छेद होता है जगह जगह पे इसे रिसने के लिए। आप बालू का ढेर घर पे देखे होंगे, घर बना होगा, आप लोगों के मकान बने होंगे, तो जब बालू गिराया जाता होगा तो बालू में कई बार अगर थोड़ी बारिश होती है तो उसमें एकदम होल टाइप के छेद बन जाते हैं। जितने आप एक गिलास पानी लीजिए, बालू का ढेर हो, और उस बालू पे आप पानी उठाइए और ऐसे डालते रहिए, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा गहराई तक एक ही सिर में बहुत छेद बन गया है। इसी तरह का पर्वतीय मिट्टी पे एक छिद्र बन जाता है, रंध्र बन जाता है, और पानी रिसने लगता है। चाय के खेती के लिए ये भी उपयुक्त हो जाता है। पहाड़ी ढालों की तलहटी में छिद्र में बलुई और कम उपजाऊ टर्शियरी मिट्टी पाई जाती है। ये चाय, चावल और फल की दृष्टि से कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाएंगे आप, हिमालय जाएंगे, जहाँ शिमला के आगे जाएंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे, तो आप देखेंगे कि पहाड़ों पे एक ऐसे ढाल होता है। मान लीजिए पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, और ये भी पहाड़ है। ऐसे एकदम पहाड़ों पे है, तो थोड़ा सा इनको इसे आप कर लीजिए कि ऊपर बना हुआ है, और ये भी पहाड़ है, ऐसे ऐसे पहाड़ है। अब कहीं पे भी इतना बड़ा क्षेत्र, मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र मिल गया, इधर से रास्ता है, इधर से रास्ता है, इधर से रास्ता है ऊपर जाने का, तो ये जो ज़मीन है यहाँ पे क्या करेंगे लोग? खेती करेंगे। इस रास्ते किनारे किनारे खेती करेंगे,
इस रास्ते किनारे किनारे खेती करेंगे। कौन सी खेती करेंगे? सेब के पेड़ लगा देंगे। जो लोग शिमला से कुल्लू मनाली के रास्ते पे गए होंगे, आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे जाने पर रास्ते में बहुत ज़्यादा सेब उब के पेड़ देखने को मिलेंगे, लगे होते हैं। और थोड़ा सा ही क्षेत्र है, चाहे अगर मान लीजिए 50 आदमी 20 आदमी बैठने भर का भी क्षेत्र है, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे घेर देंगे और 10-15 पेड़ सेब के लगा देंगे। तो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र तो होता नहीं है, और उसके बावजूद भी उस पर एक जिस तरह का ढाल होता है, ढाल पे ऐसी जुताई नहीं करेंगे, ऐसी जी करेंगे। वहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली तो बहुत चलता नहीं है, तो लोग अपने कुदाल से और उससे बना देते हैं खेती को, और फिर पैलर इस तरह से चलाते हैं कि जिससे कि अगर पानी बारिश हो भी तो बारिश एक ऐसे मेड़ बंधा होता है। जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है ये, और इस क्षेत्र में क्या करेंगे कि ये इतना क्षेत्र है मिट्टी का, तो ऐसे जुताई होगी, ऐसे क्यारी बना देंगे, और इसमें यहाँ भी पेड़ लगा देंगे, ऐसे पेड़ लगाएंगे। अब बारिश यहाँ हुआ, पानी आ रहा है, तो पहले आएगा, पहले यहाँ पे ऐसे पानी ऐसे गिरेगा, ऐसे एक बैग नहीं आएगा, तो थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी। और जब बारिश होगा भी, पूरा बारिश हो रहा है, इस पर भी बारिश हो रहा है, तो ये बहुत इसे कटाव नहीं लेगा, धीरे धीरे आएगा। और यहाँ बारिश हुआ, पानी तब भी चला जाएगा। तो यहाँ के जो फसल होंगे वहाँ के लिए पानी टिकता नहीं है और रोका भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे चाय के लिए, फल के लिए, और इसी सब छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग चावल भी उपजा लेते हैं। चावल के लिए इस सब तरह के जो वहाँ पे फल हैं या कृषि है, उसकी कृषि करना आसान हो जाता है। और यहाँ पे ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी की विशेषता ये है कि यहाँ पे ह्यूमस खूब पाया जाता है, और जब ह्यूमस पाया जाएगा तो उपजाऊ अगर कम भी है तो थोड़े बहुत वहाँ पे फसल उत्पादित हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता है? देखो क्या पाया जाता है पर्वतीय मिट्टी में, क्या पाया जाता है? तो इसमें ह्यूमस खूब पाया जाता है। ह्यूमस पाया जाता है बहुतायत मात्रा में। लेकिन यहाँ पर क्या है, चूना नहीं पाया जाएगा। अब चूना नहीं पाया जाएगा तो मिट्टी का जो तरीका है या प्रकार है वो कैसा होगा? मिट्टी का प्रकार होगा अम्लीय। यानी चूना नहीं है तो मिट्टी अम्लीय है। पोटास नहीं पाया जाएगा, फास्फोरस नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर मतलब उर्वरता की कमी देखी जाएगी। केवल ह्यूमस मात्र यहाँ पे पाया जाएगा, और अन्य प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाएंगे। चूना, पोटेशियम, फास्फोरस नहीं पाया जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है मिट्टी के अपरदन की। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसे खेती है और ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो जुताई ऐसे करेंगे। लेकिन फिर भी जब बारिश होगा, पानी आएगा तो कटान ज़्यादा होता। पहाड़ों पे नालियाँ ऐसे ऐसे बनी होती हैं, जैसे ये पहाड़ हैं ऐसे, तो जहाँ से पानी आ रहा है तो एक नाली ऐसे बनी है, एक नाली ऐसे बनी है, एक नाली ऐसे बनी है। तो ऐसे नालियाँ बनी रहती हैं। किसी घर इधर यहाँ पे मकान बने, ऐसे छोटा सा मकान बना है तो बगल से नाली गई है, इधर से नाली गई है। तो पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा, जिस तरह का आप सदर में या मैदानी इलाकों में घर देखते हैं बना हुआ, ऐसा मकान उनका नहीं होता है। उनका मकान ज़्यादातर लकड़ी के होते हैं, और यदि अगर ईंट के पत्थर के हैं भी तो बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं कि बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं। वो ऐसे मकान होते हैं कि जिससे अगर हल्के फुल्के क्या कोई हवा आए तो हवा की भांति वो बहुत फोर्स ना करें और टिके रहें। बहुत ज़्यादा तूफान हवा आने पे गिर भी जाते हैं। तो ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। इनमें चूना, पोटास और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। मिट्टी अपरदन की समस्या से प्रभावित है, यानी पर्वतीय मिट्टी का ये विशेषता है। अब अगली मिट्टी है लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवणीय और क्षारीय मिट्टी।
लवणीय मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? लवणीय मिट्टी या तो मरुस्थलीय क्षेत्र में हो, वहाँ पाया जाएगा, और या तो समुद्र तटीय क्षेत्र पे हो, वहाँ पाया जाएगा। मतलब ये कि अगर रेगिस्तान में नदी के तलछटी पाया जाता है तो लवणीय मिट्टी पाया जाएगा। और लवणीय मिट्टी के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वाष्पोत्सर्जन हो जाता हो लेकिन पानी मिलता रहता हो। तो मिट्टी में लवण पाए जाएंगे, लाजमी है। हरिकेन हर का बैराज जो है पंजाब हरियाणा होते हुए जाता है राजस्थान में। तो जो ये बेल्ट है यहाँ पर देखे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होना लवण के मात्रा को बढ़ा देता है। समुद्र तटीय क्षेत्र केरल हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, सुंदरवन का क्षेत्र हो गया, तो ये सब क्षेत्रों में भी लवणीय मिट्टी देखने को मिलता है। और क्षारीय क्यों है? यदि क्षारीय है तो एक चीज़ तो पाया जाता होगा, वो चूना है, चूना मिलता होगा। लवणीय या क्षारीय मिट्टी या रेह, इसे रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से जानते हैं। इन्हें रेह, ऊसर, कल्लर के नाम से जानते हैं। अब ये तो रेह, ऊसर, कल्लर हो गया। तो एक मिट्टी हमने पढ़ाया था आपको, काली मिट्टी। इन्हें किस नाम से जाने जाते हैं? ये रेगुर, कपासी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, बेसाल्ट मिट्टी। मतलब इन तीन नामों से काली मिट्टी को भी जाना जाता है, और लवणीय क्षारीय मिट्टी को रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी और कल्लर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो दोनों में अंतर समझिएगा। मैं यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है कि जब रेगुर आए तो ध्यान करके रेह ना समझ करके लवड़िया ना मार दीजिएगा। रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, बेसाल्ट मिट्टी या काली मिट्टी के उदाहरण हैं, इनके नाम से जाना जाता है। रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी, कल्लर मिट्टी, ये लवड़ीय मिट्टी के उदाहरण हैं। कई बार लोग कहते हैं तुम बहुत कल्लर आदमी हो। कल्लर के मतलब तुम बहुत क्षारीय हो, बहुत लवड़ीय हो, नमकीन हो। कहते ना कि जो एक गाना था कि अब बहुत नमकीन, तो समझ लिए कि वो लवड़ीय मिट्टी, कल्लर आदमी है, वो लवड़ीय मिट्टी की निशानी है। तो इसे रेह, ऊसर और कल्लर के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी में और एक बात और समझिएगा कि कैल्शियम जो है अगर पाया जाता है, जहाँ चूना नहीं पाया जाता है वहाँ अम्लीय मिट्टी होता है, लेकिन जहाँ चूना नहीं पाया जाता हो और कैल्शियम पाया जाता है तब भी मिट्टी क्षारीय हो जाएगा। कैल्शियम पाया जाता हो, फास्फोरस पाया जाता हो या ऐसे लवण पाए जाते हों जो क्षारीय बना ही देंगे। लवणीय मिट्टी के अंतर्गत आप देखेंगे कि समुद्री तटीय क्षेत्रों में नमकीन जल की भूमिका अत्यधिक होती है। जो जलीय क्षेत्र होते हैं, अब मान लीजिए ये एक क्षेत्र है और ये तट है, ये तट है पानी का। अब पानी आया तट से एकदम हिलोरा मार्ग समुद्र का और यहाँ तक आ गया, अब यहाँ भर गया।
अब यहाँ पानी जब भर गया, अब ये निकलने के साधन तो नहीं है, तो जब निकलने के साधन नहीं हैं तो यहाँ से एक ही साधन है, वो है वाष्पोत्सर्जन, वेपरेशन। तो जितना वाष्पोत्सर्जन होगा तब तक के लिए तो यहाँ बचेगा, तो वाष्पोत्सर्जन में लवण तो चला नहीं जाता है, वो तो रहता ही है, केवल पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। तो पानी चला गया और समुद्री या नदीय जल जो हैं वो यहाँ पे उड़ गए, तो इनके जो नमक है नमकीन वाले वो रह जाते हैं, इसलिए और लवणीय हो जाते हैं। लवणीय मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवणीय मिट्टी में या क्षारीय मिट्टी में, इसमें ये जो लवणीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, इसमें नाइट्रोजन की कमी है और चूने की कमी है। अब ध्यान रहे, कीटभक्षी पौधे कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? कीटभक्षी पौधे जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होता है वहाँ पर कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि जाते होंगे अगर कहीं घूमने जंगल वंगल की तरफ या ऐसे जगहों पे जहाँ पे थोड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ पेड़ ऐसे, कुछ वृक्ष होते हैं जिनकी पत्ती ऐसे बनी रहती है एकदम अंगूठी टाइप की, कि अगर उसमें कुछ भी ऐसे डालो तो वो पत्ती ऐसे हो जाती है। वो कीड़ों को पकड़ने के लिए प्राकृतिक रूप से आकार होता है, और जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ के वृक्ष जो कीट होते हैं उन्हें जैसे पत्ती पर बैठते हैं उनको जकड़ लेती है, और वो जब तक उनको जकड़े रहती है जब तक वो जो कीट होता है वो नहीं जाता है। जब वो कीट मर जाते हैं उनसे नाइट्रोजन सोख खींच लेता है, उसके बाद में पत्ती खुल जाती है, वो गिर जाता है। तो जो पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए कीटों का भक्षण कर लेते हैं। वो ज़्यादातर किस मिट्टी में पाए जाएंगे? वो ज़्यादातर लगभग में लवणीय मिट्टी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को आपको मिलेगा। देखने को लगभग हर जगह मिलता है। कई ऐसे फसल होते हैं, कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे लोग फसल उपजाते हैं और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी ना होने पाए इसलिए लोग फसल को चक्रीकरण किया करते हैं, और चक्रीकरण के रूप में चक्रीय फसल के आधार पर उगाते हैं जिससे कि खेती की उर्वरता बनी रहे। तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। अब जहाँ पे चूने की कमी भी है फिर भी ये मिट्टी क्षारीय कैसी है? तो ध्यान रहे कि यहाँ पे कैल्शियम और पोटेशियम बहुतायत में पाया जाता है, और जहाँ कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाएगा और चूना नहीं भी पाया जाएगा तो वो क्षारीय हो ही जाएगा, क्योंकि चूना भी कैल्शियम का ही उदाहरण होता है। पूर्ण रूप से विकसित ना सही कि उसके पूरे अंश उसी में होते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जल भूमि पर फैलने से इनका निर्माण होता है। अब ये जो लवणीय क्षारीय मिट्टी है इनका निर्माण कैसे होता है? ज्वार भाटा तो आता ही है। ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ विश्व ज्योग्राफी में, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। लहर जो ऊपर उठती है उसे ज्वार कहते हैं, वो पीछे जाती है उसे भाटा कहते हैं। तो जब ज्वार उठता है और पानी अंदर तक प्रवेश कर जाता है और उसके बाद में पानी फैल जाता है, जो नमकीन होता है, नमकीन होता है। समुद्री जल हमेशा नमकीन होता है, याद रखिएगा। समुद्री जल में लवण पाया ही जाता है। आप लोग समुद्र में जब घूमने जाइए बीच उस पर, तो आप देखेंगे कि आपका चप्पल जूता जितना भी गंदा हो, जा कर के घूम के आएंगे, जैसे एक लहर आएगी दूसरी जाएगी, आपका चप्पल साफ। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। क्या क्या? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये लवणीय जल के ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं और फलस्वरूप मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम एवं पोटेशियम की अधिकता के कारण मृदा क्षारीय होती है और जिप्सम मिलाकर के इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। और इसका क्षेत्र है दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, केरल का तट, समुद्री तट और कुछ भाग राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय मृदा का जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, कुछ भाग राजस्थान, केरल तट, सुंदरवन क्षेत्र। यहाँ पे आपको आदि जगहों पर लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। मरुस्थलीय मिट्टी। अब मरुस्थलीय मिट्टी, जब बात मरुस्थल की आती है तो आपको थार मरुस्थल याद आता है। अब थार मरुस्थल विशेष रूप से है राजस्थान में। लेकिन राजस्थान के अगल बगल जितने भी राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी गुजरात, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, तो इन सब जगहों पर चाहे थोड़े ही अंश में सही मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है। और मरुस्थलीय मिट्टी विशेष रूप से बलुई मिट्टी होती है, जिसे आप कह सकते हैं यह पूर्णतः बलुई मिट्टी होती है। पूर्णतः बलुई मिट्टी होती है। और बलुई मिट्टी है तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। इसमें लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें फास्फोरस पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, ह्यूमस नहीं पाया जाता है, परंतु यह क्षारीय गुण वाली मिट्टी होती है। क्षारीय गुण वाली मिट्टी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी बलुई मिट्टी होती है और इसमें लोहा, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, ह्यूमस की कमी होती है। यह क्षारीय गुण वाली मिट्टी होती है। अब यहाँ पे अगर लोहा मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, तो ऐसा क्या चीज़ मिला दिया जाए जो उपजाऊ हो जाए? तो यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था करने की ज़रूरत है।
सिंचाई की व्यवस्था करके मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। उपजाऊ बनाया जा सकता है, यानी सिंचाई संसाधन उपलब्ध करा दिया जाए तो ये मिट्टी उर्वर हो जाएगी और ये मिट्टी मोटे अनाज के लिए जैसे ज्वार, बाजरा, रागी पैदा किया जा सकता है और यह मिट्टी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपको करंट में ध्यान हो 2023 का जो वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और ये किसके प्रस्ताव पे मनाया जा रहा है? ये भारत के प्रस्ताव पर पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और भारत के प्रस्ताव को जो दिखाया गया वो यही क्षेत्र दिखाया गया। हमारे पास राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब क्षेत्रों में मोटे अनाज, रागी, बाजरा, ज्वार और मक्का इसके उत्पादन के बेहतर क्षेत्र हैं और इसीलिए मोटा अनाज ये पोषण युक्त भी होता है, पोषण युक्त होता है और कुपोषण से को बचाने के लिए इसकी उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा मौजूद करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है। तो मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता के रूप में ये रहा है। अब अंतिम मिट्टी है पीट या जैविक मिट्टी। नाम है पीट या जैविक मिट्टी। ये सबसे नई और ताज़ी मिट्टी होती है जो बन रही होती है, प्रक्रिया में चल रहा होता है। ये वर्षा अधिक क्षेत्र में होता है, जहाँ वर्षा अधिक हो, उच्च आर्द्रता हो, उच्च आर्द्रता हो, वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। यानी पीट या जैविक मिट्टी अधिक वर्षा हो, उच्च आर्द्रता हो, वहाँ पे पाया जाता है और यह मिट्टी काली और बहुत अधिक अम्लीय प्रकृति की होती है। यह मिट्टी काली होती है और अम्लीय प्रकृति की होती है। काली होती है और अम्लीय प्रकृति की होती है। मृदा में जीवाश्म के अंश पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। यानी कि जहाँ पे जीवाश्म के अंश जीवाश्म होते हैं तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ होगा ही, ह्यूमस पाया जाता होगा। यहाँ पर लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो यहाँ पे ह्यूमस पाया जाता है, लोहा पाया जाता है और फास्फोरस, एल्युमिनियम सल्फेट, फास्फोरस एल्युमिनियम सल्फेट अधिक होने के कारण ये पौधा के विकास के लिए हानिकारक हैं। यहाँ पे लोहा है, जीवाश्म है, अम्लीय प्रकृति का है, मिट्टी काली है, आर्द्रता ज़्यादा है, वर्षा अधिक पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर फास्फोरस और एल्युमिनियम सल्फेट के कारण जो पौधे के विकास है उसके लिए हानिकारक होता है, पौधे के विकास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पोटास की कमी है, पोटास की कमी है और पोटास की कमी के कारण इनकी उर्वरता ज़्यादा नहीं हो पाती। ये केरल में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, निचले डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। अब आप एक पूरे सीक्वेंस में देख लीजिए कि 8 प्रकार की जो मिट्टी हैं वो कौन कौन से हैं।
अब भारत की जो मिट्टी है वो 8 भागों में बांटा गया। तो 8 भागों में जो बांटा गया उसमें नंबर 1 है लवणीय मिट्टी, है क्षारीय मिट्टी। नंबर 2 पे है पर्वतीय मिट्टी। नंबर 3 पे है जलोढ़ मिट्टी। ये नंबर 3 एक अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 8 आपको पता होने चाहिए। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपासी मिट्टी कहा जाता है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड का अंश पाया जाता है और वही पानी में देखा गया तो पीली हो जाता है। लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट मिट्टी यानी जैविक मिट्टी। ये 8 प्रकार के मिट्टी का विभाजन था जो कि मैंने आप लोगों को करवा दिया। तो दोस्तों मैं अपने क्लास को पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।